जोगेंद्र कथूरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है पंडित भगवत दयाल मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी रूहानियत से रूबरू करवाएंगे जो हम सब के लिए भगवान है। आपके लिए हो ना हो, मेरे लिए भगवान है। डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी, जिन्होंने जो जीवन भगवान देता है, एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया कि मेरा स्वास्थ्य इतना खराब हुआ, उस स्वास्थ्य को बिल्कुल आज आपके सामने 15 साल बाद स्वस्थ बैठा हूं, वो इस शख्सियत की देन है। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी के पास, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पंडित भगवत दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक, और प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और ये स्टेट नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 के, और एक कोरोना योद्धा के रूप में कोविड से जंग जीतकर आज हमारे बीच दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी से। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जोगेंद्र जी, शुक्रिया इज़्ज़त बख्शी का, और मुझे खुशी है कि आज आपको कई सालों के बाद देख रहा हूँ और अच्छी सेहत में देख रहा हूँ। जहाँ तक हमारे खुद का स्टेट का है या खुद की सेहत का है बात है, मेरे को बिल्कुल ठीक था। अपने कोरोना हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा तंग नहीं हुआ और वापस स्वास्थ्य लाभ करके ड्यूटी पे आ गया हूँ। सेकेंडली, इस समय हमारे लिए चुनौती यही है कि कैसे हम जिन लोगों को कोरोना हो रहा है, जिनको कोरोना के कारण तकलीफ़ें हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, उसको कैसे हम इलाज करें, और उसके साथ साथ ये कोशिश करें कि जितनी शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ हो, घर वापस में जाएं और अपने परिवार के साथ और अपना कार्यक्रम जो भी करते हैं वो करते रहें। डॉक्टर साहब, आप जनता को, आज डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप किस तरह से कोविड से बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतें कि कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना बढ़ता जाए, जो चैन है वो आगे ना बढ़े? देखिए, कोरोना रूपी जो महामारी है वो आप सबको मालूम है कि कैसे विदेशों से पर उड़ते लेते हुए हिंदुस्तान पधारी है। लेकिन पिछले 5 से 6 महीने में जो हम लोगों ने कोशिश करी है, हेल्थ सेक्टर ने, गवर्नमेंट के दूसरे सेक्टर्स ने मिलके, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उसके कारण आज हम थोड़ा सा इसको रोक पाए और इसने हमें समय दिया कि हम उसकी तैयारी कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो हमारा शहरी क्षेत्र है कंट्री का, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उससे पहले इंदौर था, अहमदाबाद है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने अच्छे पंख पसार रखे हैं, और उसका असर हमें आज हरियाणा पे भी देखने को मिल रहा है। जैसे गुड़गांव में है, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद में है आपका, इसी तरह से ये सोनीपत के अंदर भी है, जहाँ से हम सब का काफ़ी नाता है, क्योंकि एनसीआर के साथ, दिल्ली के साथ हरियाणा का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है, नौकरी का भी, व्यापार का भी, व्यवसाय का भी, एजुकेशन का भी और सामाजिक भी ताना बाना है। तो इसलिए वो हमारे लिए एक चुनौती भी है। मेरी सब लोगों से अनुरोध है कि हम सबको मालूम है कि कोरोना बेसिकली आपको 2 जगह से फैलता है। अगर आपने अपने मुंह का ध्यान रखा और हाथ अच्छी तरह से धोते रहे, तो मैं आपको ये शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम है। मुंह से मेरा कहने का अभिप्राय है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने मास्क पहना हुआ है इस समय, और ये मास्क हमें जब भी हम पब्लिक स्थान पे जाएं पहने। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और अगर मैंने मास्क पहना हुआ है, तो अगर किसी को एक को भी कोरोना हो, एक से दूसरे को कोरोना देने की संभावना लगभग 80 से 90% कम हो जाती है।
तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हम जब भी किसी भी पब्लिक स्थान पे जाएं, हम मास्क पहन के जाएं, अपने हाथ को अच्छी तरह से धोते रहें, साफ करते रहें, ताकि किसी को छूत की तरह बीमारी जो होती है एक दूसरे को अंदर संक्रमण ना दे पाए जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर आपने हाथ जो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है, अगर आप उसके 10 से 20 सेकंड में धो लेते 20 सेकंड में, तो उसके बाद आपके हाथ साफ हो जाते हैं। और अगर पानी और साबुन है, स्पॉइल्ड है, तो साबुन और उससे धोने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ जो संकल्प है, जो हम बार बार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर ये देखा गया है कि अगर हम दो आदमी आपस में बात करते हैं कम से कम 3 फीट का और प्रेफरेबली 6 फुट का, अगर जो 2 गज ज़मीन हम बोलते हैं, जैसे अपने ग्रामीण परिवेश में अगर आपस में बात करते टाइम 2 गज का डिफरेंस रखेंगे तो उससे हम इसको रोकने में मदद करेंगे। इसी तरह से हमारे अभी ग्रामीण परिवेश में इसका बहुत ज़्यादा एंट्रेंस नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ग्रामीण प्रवेश में भी हमें सारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये ग्रामीण आंचल में चला गया हमारे, तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। डॉक्टर साहब, आज जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन नशे की लत में घुसती जा रही है। पंजाब की तरह नशा हरियाणा को भी मतलब चीरता जा रहा है। आप इस बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो युवा पीढ़ी है, और ख़ास तौर पे कहूँगा जब हम टीनेजर्स बोलते हैं, जब आदमी 12 से 14 साल का होता है और उसके बाद जैसे जैसे जवां होता है, तो ये स्टेज एक्सपेरिमेंटेशन की होती है, वो नए नए तरह करता है। अगर आप इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप एनिमल किंगडम में भी देखते हैं कि जब बच्चे से बड़ा होता है जानवर, तो अकेलियाँ करता है, शरारत हम कहते हैं, बड़ा शरारती, वो एक चीज़ें सीख रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है। इसी तरह से जो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं या लड़कियां हैं, जो भी यूथ है आपने जो कहा, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। और ख़ास तौर पे उस एज में माँ बाप का प्रभाव कम होकर दोस्तों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। लोग दोस्तों के, मित्रों की ज़्यादा सुनते हैं, सहेलियों की ज़्यादा सुनते हैं। तो मेरा सब जवान बच्चों से है कि अपने ये जो एनर्जी, आप में इतनी एनर्जी होती है जिसको हमें चैनलाइज करना है। जो एक मैंने हरियाणा के ग्रामीण प्रदेश में अच्छी चीज़ देखी कि लोगों ने उसको खेलों में अपना लगा के, सो एक जो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, अब मेरी सरकार से भी उसमें अनुरोध रहेगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे समाज सेविक लोग हैं, जो समाज के नुमाइंदे हैं, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी देर के बाद जिस तरह की हम करा रहे हैं वो नीरस हो जाती है, तो उनको स्पोर्ट्स में जो एक हमारा एक नेचर ने हमें एक अच्छी फिजिक दी है, या लोगों को एक मानसिक शक्ति दी है और एक वो सोच दी है कि हमको फिजिकली अच्छा होना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जिस इलाके से मैं आता हूँ, मेरा गांव है बड़ौदा, वहाँ पे लोगों को कुश्ती का शौक़ है। थोड़ा और मैं आगे कथुरा की ओर चला जाता हूँ, जब नार्मल खाप की ओर चला जाता हूँ, वहाँ लोगों को कबड्डी का शौक़ है। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि फिजिकल फिटीग है। इसी तरह से हमारे यहाँ लोगों को पुलिस में जाने का शौक़ है, फौज में जाने का शौक़ है, BSF में पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने का शौक़ है। तो इसलिए हम लोगों को उनको उस चीज़ों की ट्रेनिंग और उस चीज़ में डालना चाहिए, ताकि वो अपना मेहनत करें, ताकि शाम को थक के सोएं। और इसी तरह से मेरी यूथ से एक और रिक्वेस्ट है कि वो साथ साथ इसके, मैं ये देख रहा हूँ गाँव में जाके कि एक आलस्य आना शुरू हो गया, वो अपने माता पिता के साथ मिल के करके खेती के अंदर हेल्प करें, नई टेक्निक्स लेके आए खेती के अंदर। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं गांव में जाता हूँ, 2 ही चीज़ें सबकी होती, जैसे आपने एक नशे की बात करी, बच्चों को पढ़ाई में अपना जोर देना पड़ेगा। हमें अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हमें कैसे अफसर बनना है, कैसे हमें समाज को आगे लेके जाना है, कैसे अपने परिवार को आगे लेके जाना। तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स के अंदर ऑलराउंड होना अच्छा ज़रूरी है। अकेली पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला, समाज के प्रति जागरूक होना आपको ज़रूरी है। तो इन सब के लिए वहाँ पे हमें मिनी एकेडमीज करनी पड़ेंगी, मिनी और चीज़ें करनी पड़ेंगी। और माँ बाप से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के समय बताएं। वो समय चला गया है कि जब बेटा बाप से बात नहीं करता था। जो मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि वो गैप है जो उन सब बच्चे और माँ बाप के बीच में, टेक्नोलॉजी ने शायद कम किया हो, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं होता बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी माँ बाप और अभिभावकों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा तुम जरूर बताएं, पूछिए उनकी समस्याएं क्या हैं। क्योंकि जब ये यूथ, आप टीनेज से यूथ में जाते हैं, लड़कों की समस्याएं अलग तरह की हैं, लड़कियों की समस्याएं अलग तरह की हैं। और अगर आप उनके साथ बैठेंगे, करेंगे, समझाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। और सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा असर है यूथ के ऊपर। तो मेरी एक चीज़ और रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों से
कि सोशल मीडिया से सारी चीज़ें मत समझिए। ज़िंदगी में आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके दोस्त, जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसको करिए। अपने आप को किसी सकारात्मक काम में सकारात्मक सोच के साथ लगाइए और जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि नशा आने वाले टाइम में आपको लेके डूबेगा, लेके बैठेगा और आप ही नहीं पूरा परिवार खत्म हो सकता उसमें। डॉक्टर साहब, एक और तीखा सवाल, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है बेबाक तीखे बोल, मैं जानना चाहता हूं कि आजकल जो डॉक्टरी को लोगों ने कमाई का एक पेशा बना लिया है, धंधा बना लिया है, और पहले डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज भी ग्रामीण आंचल में जिनको जीवन दान मिलता है वो डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, परंतु कई बार ऐसी भी बात हो जाती है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लूट पिट जाते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है, फिर भी वो उनको सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते। एक गरीब जो सुबह से शाम तक 500 रुपये कमा के लाता है, यहाँ डॉक्टर्स 500 रुपये 10 मिनट कंसल्टेंसी की ले लेते हैं। इसका कोई समाधान निकलेगा फ्यूचर में, या आप सरकार को कोई ऐसा समाधान निकाल के दें जिससे गरीब भी खुश हो और डॉक्टर्स का भी घर चलता रहे, डॉक्टर्स को भी किसी तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए? जोगेंद्र जी, आपका जो सवाल है ये आज के परिवेश में कोई नया सवाल नहीं है। ये हर रोज़ आप कहीं बैठिए इसी बातों पे चर्चा होती है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब आदमी डॉक्टर बनता है तो वो 10 साल की तपस्या है और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ सीखते हुए आगे चलता है। क्या सारे डॉक्टर ऐसा काम करते हैं? मैं नहीं मानता। ब्लैक शिप्स हर प्रोफेशन में होते हैं और मेरा अपना मानना है कि 100 में से 90 से ज़्यादा डॉक्टर्स की कोशिश रहती है कि मरीज़ ठीक हो। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम्स के साथ हमारे कंट्री और हमारे मुल्क में क्या हुआ है कि आपको 70% हेल्थ की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर दे रहा है और 30% आपको पब्लिक सेक्टर में मिल रही हैं। उसका नतीजा ये है कि जो भी सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल रही हैं उसके अंदर उनको किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं है। आप ये हैरान होंगे कि उनको बिजली भी 13 रुपये पर यूनिट मिलती है कई अस्पतालों को। उसके साथ साथ मैं अस्पतालों की जहाँ तक बात, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तो उसका नतीजा क्या है कि अपने खर्चे निकालने हैं, उनको आदमियों की सैलरीज देनी है, तो वो सारा का सारा कहीं से तो पैसा आएगा। उसका एक ही रास्ता है जो कि हमें यूरोप से सीखना पड़ेगा, वो ये है कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे मुल्क के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर रूरल डिस्पेंसरीज, PHCs, CHCs और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और जो सरकार की पॉलिसी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, उसके अंदर एक तालमेल हो और उसका एक जाल बिछे जिससे कि एक आदमी को ये सोच के ना जाना पड़े अस्पताल में कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा। इसी तरह से मैं अपने डॉक्टर समुदाय के लोगों से भी एक ही बात करता हूँ कि देखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा आपको एक सोशल कॉन्शियस के साथ लेना पड़ेगा। और मेरे को, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को प्राइवेट में जानता हूँ जो अस्पताल भी चला रहे हैं, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उसमें से भी 100 में से लगभग 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि जो जनता का भला चाहते हैं, लेकिन मिसमैच कहाँ आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ जो एक तरह से जो बड़े अस्पताल हैं वो दिख रहे हैं एक अपेक्षाओं में और एक सुविधाओं के बीच के अंदर, और जो सुविधाओं की कॉस्ट है उसके बीच में कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। मेरे को अगर मान लीजिए एक टीका है, वो अगर मुझे 100 रुपये का भी पड़ सकता है, 500 रुपये का भी पड़ सकता है, 5000 रुपये का भी पड़ सकता है। जो लोगों को हमेशा दिक्कत रहती है कि डॉक्टर 5000 रुपये का यूज़ कर रहे हैं, 500 का कर सकते थे। डॉक्टर से आप बात करेंगे वो कहेगा कि ये क्वालिटी का फ़र्क है। मेरा अपना मानना है सच्चाई कहीं बीच में है, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सारा जो खर्चा है कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, और डॉक्टर्स को भी क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ेगा ताकि जो हमारा हॉस्पिटल्स को क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा कि हमें ये क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि जो बड़े अस्पताल हैं और डॉक्टर्स हैं उसमें फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है कि वहाँ पे डॉक्टर मुलाजिम है, डॉक्टर उस अस्पताल को नहीं चला रहा है। तो जैसे मैं सरकार में मुलाजिम हूँ, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं,
तो अगर आप टोटल बिल भी देखेंगे अस्पतालों का, 100 रुपये में से डॉक्टर को मैक्सिमम 10 रुपये मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर फ्रंट है, डॉक्टर फेस है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का फेस एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, कप्तान पुलिस होता है, इसी तरह से हेल्थ सिस्टम का फेस डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। तो इसलिए वो ये रखा जाता है कि डॉक्टर्स ने ये कमाया, डॉक्टर्स ने ये किया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये मान के चलना पड़ेगा। एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि 10 मिनट के अंदर 500 रुपये कमा लिए। मैं आपको फिर वो 10 मिनट का परामर्श देने के लिए उस डॉक्टर ने लगभग 10 से 12 साल का मेहनत की होती है। जो उसका निचोड़ होता है वो आपसे बात करते हैं। और आम तौर पे अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब काफ़ी लोग अपनी फीस को बाहर लिखने लग गए हैं। तो इसलिए जब आप अंदर जाते हैं आपको मालूम होता है दिक्कत क्या है कि जब आप इलाज करते हैं, हर एक आदमी के शरीर की तासीर अलग है, हर एक आदमी के शरीर का रिएक्शन अलग है। जैसे आज के दिन कोरोना ही की बात करिए, 100 में से 80 से 85 आदमी को कुछ नहीं होता, 10 आदमी को दिक्कत हो जाती है। और ये नहीं कि डॉक्टर से गलती नहीं होती, वो एक बोनाफाइड एरर दवाई का साइड इफेक्ट है मान लीजिए, उसके अंदर आप बताते हैं, करते हैं। कम्युनिकेशन जो मैंने देखा, डॉक्टर जहाँ मार खा रहे हैं जिसके कारण बात नहीं कर, जो उनकी नहीं सुनी जा रही, वो मरीज को पूरी बात नहीं बताते हैं। दूसरा ये है कि मरीज के पार्टिसिपेटिव केयर होनी चाहिए। वो ये कहते हैं हमने आपको बता दिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें मरीज की बात सुननी पड़ेगी, मरीज के साथ संवाद करना पड़ेगा, मरीज को उसकी बीमारी समझानी पड़ेगी, और जो हमारी कमियां हैं उसको मानना पड़ेगा। और जिस बात में मैं आगे जाए, जो अननेसेसरी टेस्टिंग है उसको हमको कम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब से जब आप चलते हैं, ये किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा तो ये जो आज के दिन एक जो विडंबना सी खड़ी हो गई है कि जाना भी महंगे पे है, उससे तकलीफ भी महंगे से होनी है। मेरा अपना मानना ये है कि महंगा हमेशा अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपके चैनल के ज़रिए मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि जब आप डॉक्टर से जाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बात करें, डॉक्टर साहबान से मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स डे के ऊपर, आपका पहला इंटरेस्ट आपका मरीज़ होना चाहिए। आपको मरीज़ के बेनिफिट के लिए काम करना है। अगर आप मरीज़ का ध्यान रखेंगे आपका अपने आप बेनिफिट होगा। अगर आप अपना बेनिफिट पहले सोच के करेंगे तो ना आप खुश, ना मरीज़ खुश, ना समाज खुश। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं कई बार देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी चैनल्स पर देखता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ कि कोई इंसान अपना जीवन पूरा करके चला जाता है, वो किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है, उसका इतना लंबा चौड़ा बिल पेंडिंग होता है। डेथ होने के बाद आगे वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हम डेड बॉडी तब आपको हैंड ओवर करेंगे जब आप इसका पूरा बिल क्लियर करेंगे। इस बारे में क्या सरकार को और मेडिकल एसोसिएशन को कोई गाइडलाइन नहीं लानी चाहिए कि कम से कम इंसान के मरने के बाद उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले? देखिए, मेरा तजुर्बा दूसरा है, लेकिन पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये किवदंतियाँ होती हैं कि एक एनेक्डोट्स जिसको हम बोलते हैं, रूटीन में कोई आदमी ऐसे नहीं करता। एक बात। सेकेंडली, उसका इलाज ये होता है कि अगर मरीज़ दाखिल है तो आप उसको वीकली या 3 दिन के बाद बिल भरने को जो प्राइवेट सेक्टर वाले बोलते हैं, क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं किया, लेकिन जो मैं सुना है सरकारी सिस्टम में तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं होती है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर बाय एंड लार्ज मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, जो आदमियों के अपने अस्पताल चल रहे हैं वहाँ ये समस्या नहीं है, क्योंकि वो उस समय डिस्क्रिशन आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप कहीं मुलाजिम हैं तो वो डिस्क्रिशन आपके हाथ में नहीं होती। मैं इससे ज़्यादा इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि टीवी चैनल्स ने, आपके मीडिया ने और आपके ये जो पिक्चर्स में दिखा के या चैनल्स के अंदर जो सीरियल्स में दिखा के, इतनी बड़ी ये समस्या है नहीं जितना बड़ा इसको दिखा के इसका विकराल रूप दिखाया गया है। मेरा अभी भी मानना है मानवता जागृत है और हमारे डॉक्टर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी भी कोशिश रहती है कि जितने भी गरीब आदमी हो मैक्सिमम उसको सुविधा दे सके। लेकिन ये जो एक रूपांकन हुआ है उसका, जिस तरह से वो पीछे कुछ एक चैनल्स में आपको भी मालूम है काफ़ी हमारी एसोसिएशंस ने उसका विरोध भी किया था, वो अश्वत्थामा हाथी मारा गया की तरह, मैं तो ये कहूँगा असत्य है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक एक्सेप्शन मैंने कहा ब्लैक शिप्स हैं, उनको मैं डिफेंड नहीं करता,
तो इसलिए मेरी जनता से भी अपील है आपके माध्यम के जरिए कि ये धारणा छोड़िए कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा। पैसा बाई प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए हैं। और सारे के सारी एसोसिएशंस का भी यही है, हमारा सबका ध्येय है कि हम कैसे सस्ती, मजबूत, टिकाऊ और अच्छी मेडिकल सर्विसेज आप लोगों को दे सके। लेकिन मैं साथ में यही कहूँगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेट सीटी जो कैंसर के लिए देखते 35 करोड़ की मशीन पड़ती है, तो इसलिए खर्चा होता है। मैं अपने डॉक्टर्स दोस्तों से भी आह्वान करता हूँ कि जैसे हमारे शहर हैं उसके अंदर काफ़ी डॉक्टर्स हैं, आपस में मिलकर कंसोर्शियम की तरह करिए, उससे जो मशीनों का रख रखाव, जो टेस्टों का खर्चा वो कम आएगा। जब वो कम आएगा तो वो हम जनता को उसका वो लोग जनता को उसका फ़ायदा दे पाएंगे। और एक ये जो डॉक्टर्स के ऊपर चार्ज लगता है कि ये महंगा है, तो वो हट जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपने एक आदमी के पास मशीन है, 5 टेस्ट हुए, लेकिन अगर हम पूल करके वो मशीन रखें तो 50 टेस्ट हुए, तो ऑब्वियसली जैसे आप बाज़ार में जाते हैं 1 किलो सामान लेंगे, धड़ी लेंगे, मन लेंगे, कौन सा सस्ता पड़ेगा? मन वाला सस्ता पड़ेगा। तो इसी तरह से डॉक्टर्स को सोचना पड़ेगा अपने प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं उसके नज़रिए को, उसकी चीज़ को, ताकि इकट्ठे होके उसकी कॉस्ट कम कर सकें। और मेरा मानना है कि उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर हम वो कर सकें तो हम एक जनता को एक सस्ता, मजबूत और एक अच्छा इलाज दे पाएंगे। और जो आपकी जो शिकायत आपने जो जनता की रखी, जो एक बड़ी कॉमन इशू है जिसको कि लेके लोग बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और दूसरा, डॉक्टर्स को जनता को समझाना है, डराना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी, आपने हमारे बेबाक तीखे बोल चैनल को समय दिया, अपना कीमती समय। आप बहुत व्यस्त थे, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, और आप आज तक लाखों मरीजों का इलाज कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। आप उन मरीजों के लिए भगवान हैं। और मैं और भी सभी डॉक्टर से आशा करता हूं कि आप डॉक्टर्स डे पर मरीजों के लिए भगवान के रूप में कार्य करते रहेंगे।